हेलो। इस वीडियो में हम लोग रिवाइज करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर पॉवर्टी। लेट अस स्टार्ट विद द मीनिंग। इट refers to a state in which an individual is unable to fulfill basic necessities of life like food, clothing, education, etc. सिंपल वर्ड्स में गरीबी, एक बंदे को गरीब तब कहेंगे जब वो बंदा अपनी बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। उसको बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें जो चाहिए ही होती है, नेसेसिटीज है, वो नहीं मिल पा रही है। जैसे उसको खाना नहीं मिल पा रहा है, पहनने के लिए कपड़े, बेसिक एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, तो उस स्टेट को कहेंगे पॉवर्टी। अगर ऐसा है तो वो पुअर है, और अगर ऐसा नहीं है तो वो नॉन पुअर है। अब पॉवर्टी को निकालते कैसे हैं? पॉवर्टी को निकालने के दो तरीके हैं। एक है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, जहां पर हमें एब्सोल्यूट टर्म्स में पता होता है कि ये बंदा पुअर है कि नहीं है। एक है रिलेटिव पॉवर्टी, जहां पर हमें पता नहीं होता है कि ये बंदा एब्सोल्यूट टर्म्स में पुअर है कि नहीं है। हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं। सो पहले रिलेटिव पॉवर्टी समझ लेते हैं। इट रेफर्स टू पॉवर्टी ऑफ पीपल इन कंपैरिजन टू अदर पीपल इन डिफरेंट रीजन्स और नेशंस। तो यहाँ पे कीवर्ड क्या है? कंपैरिजन या इन कंपैरिजन। रिलेटिव पॉवर्टी में हम कंपेयर करते हैं दो बंदों को और बताते हैं कि ये बंदा पुअर है, ये बंदा नॉन पुअर है। जैसे पर्सन ए, हम कहेंगे पर्सन ए अमीर है या फिर नॉन पुअर है एज कंपेयर टू पर्सन बी। अब हो सकता है पर्सन बी करोड़पति हो और पर्सन ए उससे भी अमीर हो। तो हमें एग्जैक्टली ये नहीं बताते हैं कि पर्सन ए या बी के पास कितने पैसे हैं। बस हमें ये पता चलता है रिलेटिव पॉवर्टी में कि पर्सन ए ज्यादा अमीर है पर्सन बी से। बस हमें ये पता चलता है, हमें कंपैरिजन पता चलता है। तो यहाँ पे हमें एब्सोल्यूट टर्म से पता नहीं चलता है कि ये बंदा कितना कमाता है या फिर ये बंदा एक्चुअली पुअर है कि नहीं है। हमें पता चलता है कि ये बंदा उसके कंपैरिजन में पुअर है। जैसे हम कह सकते हैं इंडिया में पॉवर्टी ज्यादा है एज कंपेयर टू एनी अदर नेशन। लेट अस से कोई डेवलप्ड नेशन ले लेते हैं, अमेरिका या कोई ऐसा नेशन। सो इसमें हमें पता नहीं चल रहा है कि इंडिया में एक्जैक्टली पॉवर्टी कितनी है, बस हमें ये पता चल रहा है कि हम ज्यादा पुअर है एज कंपेयर टू सम अदर नेशन। और हम ये चीज को स्टेट वाइज भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके से हम शो कर सकते हैं। रिलेटिव पॉवर्टी डज नॉट कंसिडर हाउ पुअर द पुअर पर्संस आर। मतलब वही है जो हमने डिस्कस करा कि ये नहीं बताता है कि कितना एक गरीब जो है वो एक्चुअली कितना गरीब है, मतलब अमाउंट में नहीं बताता है। और वेदर ही इज डिप्राइव्ड ऑफ बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ और नॉट। और ये भी नहीं बताता है कि वो उसको बेसिक नेसेसिटीज मिल रही नहीं मिल रही हैं। जैसे हमारे एग्जांपल में ए बंदा अमीर था एज कंपेयर टू बी, तो ये थोड़ा पता चलता है कि बी को नेसेसिटीज मिल रही है नहीं मिल रही हैं। अब हो सकता है बी करोड़पति हो तो भी वो पुअर रहेगा एज कंपेयर टू ए। इट कंपेयर्स इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड एसेट ओनरशिप। तो वही है, यहाँ पे भी कीवर्ड वही है, कंपेयर होता है, यहाँ पर कंपैरिजन होता है इनकम में और एसेट ओनरशिप में। लोगों की इनकम कितनी है और एसेट ओनरशिप कितनी है। एसेट ओनरशिप मतलब वेल्थ कितनी है। जैसे वही हो गया ना, इनकम मतलब पर मंथ इनकम या पर एनम इनकम। एसेट ओनरशिप मतलब आपके पास एसेट्स कितने हैं, आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं, आपकी वेल्थ कितनी है, आपके पास कितनी प्रॉपर्टीज हैं, ये सब चीजें एसेट्स में आ जाएंगी। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ डिफरेंट सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशंस। तो ये भी एक बढ़िया बात है कि यहाँ पर हमें ये बताता है कि रिलेटिव पोजीशन क्या है, कंपैरेटिव पोजीशन क्या है। तो ये समझने के लिए काफी अच्छा है। जैसे हम कहते हैं कि मान लेते हैं दो स्टेट्स हैं या फिर दो एरियाज हैं, हम कहेंगे यार ये वाली स्टेट ना पुअर है एज कंपेयर टू द अदर स्टेट। तो बस ये कंपैरिजन के लिए ठीक है। द डिफेक्ट ऑफ रिलेटिव मेजर ऑफ पॉवर्टी, डिफेक्ट मतलब प्रॉब्लम, इज दैट इट ओनली रिफ्लेक्ट्स द रिलेटिव पोजीशन। ये सिर्फ रिलेटिव पोजीशन बताती है, कंपैरेटिव पोजीशन बताती है ऑफ डिफरेंट सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन इन इनकम हायरार्की। बताती है कि आप किस लेवल पर हो, ये एब्सोल्यूट नहीं बताती है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी के टर्म्स में जब हम पॉवर्टी को मेजर करेंगे तो हमें एब्सोल्यूट पता चलेगा कि ये बंदा पुअर है या नॉन पुअर है। इट रेफर्स टू टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। ये एग्जैक्टली बताता है कि कितने लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। जो पॉवर्टी लाइन के नीचे होते हैं वो कहते हैं पुअर, गरीब, और जो पॉवर्टी लाइन के ऊपर होते हैं वो कहते हैं नॉन पुअर, नॉन गरीब। पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी को निकालने के दो तरीके हैं, दो क्राइटेरिया हैं। एक है मिनिमम कैलोरी कंजम्पशन क्राइटेरिया। यहां पर हम देखेंगे कि मिनिमम कितनी कैलोरीज हर इंसान को हर एक दिन कंज्यूम करनी चाहिए। कैलोरी कंजम्पशन पे ध्यान देंगे हम लोग पहले मेथड में। कैलोरीज कितनी बंदा कंज्यूम कर रहा है। पीपल हु आर नॉट गेटिंग 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे इन रूरल एरियाज
एंड 2100 कैलोरीज इन अर्बन एरियाज, ये भी पर पर्सन पर डे है, आर कंसिडर टू बी लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज के लिए डिफरेंट है। अर्बन एरियाज में कम है, रूरल एरियाज में ज्यादा है, क्योंकि सीधी सी बात है रूरल एरियाज के लोग ज्यादा मेहनती होते हैं, ये तो बात पक्की है, क्योंकि वहां पर एग्रीकल्चर कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। अर्बन एरियाज में थोड़ा सा इसलिए वैल्यूज को कम रखा गया है। मतलब रूरल एरिया में कोई बंदा रहता है, उसको एक दिन में 2400 कैलोरीज नहीं मिल रही हैं, उसके पास इतने पैसे नहीं है, उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि उसको 2400 कैलोरीज मिल जाए एक दिन की, तो वो बंदा पुअर हो जाएगा। और अर्बन एरियाज में 2100। तो आपको ऑफकोर्स ये याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2400 रूरल एरियाज में मिनिमम इतना कैलोरी कंजम्पशन चाहिए और 2100 अर्बन एरियाज में। अगर आपको इतनी कैलोरीज नहीं मिल रही हैं हर दिन की, तो आप पुअर हो, मतलब आपको बेसिक नेसेसिटीज नहीं मिल रही हैं, आपको बेसिक खाना नहीं मिल रहा है। दूसरा तरीका है मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्राइटेरिया। यहां पर कंजम्पशन पे कितना खर्चा हो रहा है वो है, और इंपॉर्टेंट क्या है, कंजम्पशन पे खर्चा, ये नहीं लिखा इनकम कितनी है, इनकम इंपॉर्टेंट नहीं है, कंजम्पशन पे आप कितना खर्च कर पा रहे हो, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्राइटेरिया। यहां पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है 800, ये मंथली है, मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 816 है रूरल एरियाज में और 1000 है अर्बन एरियाज में। हर महीने का अगर आप कंजम्पशन पे सिर्फ और सिर्फ 816 रुपए भी खर्च कर पा रहे हो, 816 से ज्यादा, तो बेसिकली आप नॉन पुअर हो जाओगे। और अर्बन एरियाज में है 1000। यहाँ पे अर्बन एरियाज में नंबर को ज्यादा रखा गया है क्योंकि अर्बन एरियाज में चीजें महंगी होती हैं। तो ये चीज आपको बहुत बढ़िया तरीके से लर्न होनी चाहिए, पूरा पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूं, मिनिमम कैलोरी कंजम्पशन में क्या है 2400 2100, रूरल एरियाज में 2400 है और अर्बन एरियाज में 2100 है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में रूरल एरियाज में कम है 816, ये है अमाउंट रुपीज 816 आपको पर महीना कंजम्पशन पे खर्चा करना है, और अर्बन एरियाज में है 1000 रुपए। अगर आप इतने रुपए हर महीने के कंजम्पशन पे खर्चा कर रहे हो तो फिर आप नॉन पुअर हो जाओगे। ठीक है, तो हमने समझ लिया है पॉवर्टी का मीनिंग। पॉवर्टी को मेजर कैसे करते हैं, रिलेटिव, कंपैरिजन वाला और एब्सोल्यूट। यहाँ पे एग्जैक्टली आप मेजर कर लो। अब ये मेजर कैसे होता है, ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है, इसको हर दिन एस्टिमेट कर सकता है, इसको एग्जैक्टली मेजर कैसे करेंगे, हम लोग कितनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं, तो सब एस्टिमेशन का काम होता है यहाँ पर। नेक्स्ट पॉवर्टी लाइन वही है जो हमने ऊपर समझा, ये एक ऐसा कट ऑफ पॉइंट है, लाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विच यूजुअली डिवाइड्स द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एज पुअर और नॉन पुअर। तो पॉवर्टी लाइन एक वो रेखा है, वो एक लाइन है, वो एक सीमा है जहां जिससे ऊपर कोई है तो वो हो जाएगा नॉन पुअर और जिसके नीचे कोई है तो वो हो जाएगा पुअर। तो एक कट ऑफ पॉइंट है ऑन लाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विच डिवाइड्स द पॉपुलेशन एज पुअर एंड नॉन पुअर। आप प्रेफरेबली नॉन पुअर लिखना, रिच मत लिखना, क्योंकि रिच वर्ड लिखना ठीक नहीं है। नॉन पुअर, पुअर को उल्टा नॉन पुअर। People having income below poverty line are known as poor and people having income above poverty line are non-poor। मतलब जो poverty line के नीचे हैं वो poor हैं, जो ऊपर है वो non-poor है। Planning Commission has defined poverty line on the basis of recommended nutritional requirements of, ये तो हमने ऊपर समझ ही लिया है, 2400 कैलोरीज पर पर्सन है इन रूरल एरियाज और 2100 है इन अर्बन एरियाज। कंजम्पशन ऑफ फूड को सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया माना गया है। मतलब वही है ना, फूड को कंसीडर करो, जैसे एजुकेशन भी इंपॉर्टेंट है नेसेसिटीज में, हमने पढ़ा था यहाँ पे ऊपर ना, एजुकेशन है, क्लोथिंग है, फूड है, और भी कई सारी चीज हो सकती हैं जो नेसेसिटीज ऑफ लाइफ होती हैं। बट यहाँ पर फूड को सबसे इंपॉर्टेंट माना गया क्योंकि इंसान एट द एंड फूड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी चीजों से, तो इसीलिए फूड के बेसिस पे बात हो रही है। और अगर हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की टर्म्स में बात करें तो वही है जो हमने ऊपर पढ़ा है, 816 पर मंथ इन रूरल एरियाज, अर्बन एरियाज में है 1000। ना इसके बारे में कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीज याद होनी चाहिए। 11-12 में
जो हमारे देश में पॉवर्टी रेट था वो था 21.9%। 21.9%, मतलब 100 में से, हर 100 में से अराउंड 22 पीपल पुअर हैं। ये बहुत ही अलार्मिंग रेट है। मतलब ये सोचना भी ऐसा मुश्किल हो जाता है कि हर 100 में से अराउंड 1/4 लोग, मतलब 22 पीपल पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, उनको बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ नहीं मिल रही है। और ये भी लेवल भी देखो बेसिक नेसेसिटीज का, 816 रुपए पर मंथ का खर्चा, 816 रुपए सिर्फ, और 1000 रुपए ये महीने का है, तो ये बहुत ज्यादा है। इंडिया कवर्स 50% ऑफ द पुअर ऑफ द वर्ल्ड, तो ये भी एक बढ़िया बात है। अराउंड, मतलब घटिया बात है बट आपको याद रखने के लिए बढ़िया बात है कि इंडिया में दुनिया के आधे गरीब हैं। कुछ स्टेट्स में पॉवर्टी ज्यादा है, जैसे यूपी, एमपी, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, असम एटसेट्रा। और कुछ स्टेट्स में पॉवर्टी कम है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। इन स्टेट्स में कम इसलिए क्योंकि एग्रीकल्चर यहाँ पे ज्यादा होता है ना, तो जो किसान है उसको एटलीस्ट खाना तो ठीक मिल ही जाएगा क्योंकि वो खुद खेती कर रहा है, तो एटलीस्ट इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा पॉवर्टी कम है। ये एक रीजन है पॉवर्टी में ज्यादा या कम होने का, एग्रीकल्चर। ये स्टेट्स के नाम भी आपको याद होने चाहिए, पूरा बॉक्स ही काफी बढ़िया है। नेक्स्ट, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। अब ये बहुत ही लॉजिकल सी बात है, हमारे देश में पॉवर्टी क्यों है, क्यों इतनी ज्यादा गरीबी है, तो लॉजिकली सोचोगे तो भी इसके आंसर्स आप इजीली सोच पाओगे। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है ये, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। हमारा देश डेवलप करता भी है तो पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि पता नहीं चलता उस डेवलपमेंट का। सो पर कैपिटा इनकम अगर बढ़ती भी है तो पॉपुलेशन उससे भी अच्छे से बढ़ती है, उससे भी ज्यादा बढ़ती है, तो फिर फायदा नहीं हो पाता है, रिसोर्सेज सबको मिल नहीं पाते हैं, तो पॉवर्टी रहती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है। इसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है देश में, लोगों के पास काम नहीं है, उनके पास काम नहीं है तो उनके पास पैसे नहीं आएंगे, पैसे नहीं आएंगे तो पुअर हो जाएंगे वो। इन्फ्लेशनरी स्पाइरल, महंगाई बहुत ज्यादा है, इन्फ्लेशन है, तो ऑटोमेटिकली जो गरीब आदमी है वो तो फंस ही गई है, और तो ये भी एक रीजन है, चीजें महंगी होती जाती हैं। लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम, ये वही है कि हमारे देश में इनकम बहुत कम है, पर कैपिटा इनकम ऑटोमेटिकली कम है, इसमें और एडिशन हो जाता है पॉवर्टी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से। इनकम वैसे ही कम है और पॉपुलेशन भी बढ़ जाती है, तो और पर कैपिटा इनकम बहुत कम हो जाती है। लो रेट ऑफ ग्रोथ, ये तो सेम ही पॉइंट हो गए, लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम से ही लो रेट ऑफ ग्रोथ बनती है, तो ये रिलेटेड पॉइंट्स हो गए। ग्रोथ बहुत कम है। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत खराब है, अच्छे एजुकेशन नहीं है, हेल्थ केयर सिस्टम नहीं है, तो एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट होती है पॉवर्टी को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि पढ़ाई लिखाई से ही अच्छा काम होगा, जॉब्स मिलेंगे आगे जाके, है ना। तो अगर एजुकेशन अच्छी नहीं है और अदर भी बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर भी अगर अच्छा नहीं है तो उससे एट द एंड लोग पुअर ही रह जाएंगे और इससे पॉवर्टी ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये सब रीजंस हैं पॉवर्टी के। नाउ कमिंग टू इसके सॉल्यूशंस, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, जो रीजंस है ना उसका जस्ट आपको अपोजिट करना है। बहुत लॉजिकल सी बात है, अनएम्प्लॉयमेंट थी तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, जो कॉजेज थे पॉवर्टी का, आपको उसका अपोजिट करना है। तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दे सकती है, इसके लिए स्कीम्स निकाल सकती है, इन्फ्लेशन पे कंट्रोल करा जा सकता है, और इनकम, नेशनल इनकम को बढ़ाया जा सकता है बाय, बाकी सब चीजों से नेशनल इनकम बढ़ेगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन लाओ, इंडस्ट्रीज लाओ और डेवलपमेंट करो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करो, पॉपुलेशन कंट्रोल करो, तो इन सब चीज, यही सब सॉल्यूशंस हैं पॉवर्टी के। तो यहां पर भी यही पॉइंट्स आपको मिलने वाले हैं। एम्प्लॉयमेंट बढ़ाइए, देश में रोजगार लाइए, स्कीम्स निकालिए, इन्फ्लेशन पे कंट्रोल करिए, जीडीपी ग्रोथ बढ़ाइए। फोर्थ वाला पॉइंट एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट है, पॉपुलेशन पे कंट्रोल कीजिए। फोर्थ वाला पॉइंट है फिस्कल एंड लेजिस्लेटिव मेजर्स। फिस्कल का मतलब होता है समथिंग दैट इज रिलेटेड टू टैक्स, लेजिस्लेटिव का मतलब होता है समथिंग दैट इज रिलेटेड टू लॉ, लीगल। सो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, टैक्सेस और लीगल मेथड्स को यूज करके हमारे देश में पुअर पीपल को हेल्प कर सकती है। सो यही यहां पे बात लिखी है, फिस्कल मेथड्स रेफर्स टू पॉलिसी ऑफ टैक्सेशन
एंड सब्सिडीज। तो आपको याद रखना है फिस्कल जो वर्ड है ये इसी चैप्टर में नहीं आएगा, काफी चैप्टर्स में यूज होता है। फिस्कल वर्ड का मतलब होता है टैक्स, इसको याद रखिएगा। जो भी चीज टैक्सेटेड होती है दैट इज फिस्कल। तो गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्सेस का सिस्टम को यूज करके पुअर पीपल को हेल्प करती है। जैसे गवर्नमेंट जो अमीर लोग होते हैं उनसे ज्यादा टैक्सेस लेती है, इनकम टैक्स इसको कहते हैं। तो जितना आप ज्यादा कमाओगे उतना आपसे ज्यादा टैक्स लेगी। जिनकी इनकम कम होती है उनसे गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेती है। और जो पुअर पीपल होते हैं गवर्नमेंट उनको इवन सब्सिडीज भी देती है। आपने ऐसे सुना होगा राशन शॉप्स पे जो बेसिक नेसेसिटीज होती हैं जैसे चावल, गेहूं, तेल, ये सब चीजें बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस में मिलती हैं। तो अगेन यहाँ पे आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं कि वो चीजें ठीक तरह से चल रही है नहीं चल रही हैं, कई वो वहाँ पे भी मतलब लूप होल्स हैं, वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स हैं। तो वो भी एक अपने अलग अलग मुद्दे हैं, ये बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं। सो गवर्नमेंट क्या कर सकती है इसके लिए, अच्छे से टैक्सेशन और सब्सिडी पॉलिसी को अप्लाई कर सकती है, अमीरों से ज्यादा टैक्स ले सकती है, गरीबों को सब्सिडीज दे सकती है। लीगल मेथड्स में, लेजिस्लेटिव मेथड्स में आ जाएंगे जहां पे गवर्नमेंट कानून बनाती है। तो गवर्नमेंट ने कई सारे कानून बनाए हैं जिससे कि पॉवर्टी को कम करा जा सके, कंट्रोल करा जा सके। जैसे मिनिमम वेजेस गारंटी टू वर्कर्स, ये आपको याद होना चाहिए पूरा पार्ट। जो मिनिमम वेजेस दी जाती हैं वर्कर्स को, ये एक कानून है कि भाई अगर कोई वर्कर काम कर रहा है तुम ऐसा नहीं है तुमसे बहुत ही कम पैसा दोगे, तुम्हें मिनिमम इतना देना ही देना है, या तो उतना दो या इससे ज्यादा दो, बट इतने अमाउंट से कम नहीं दे सकते हो। इसकी पूरी कैटेगरीज हैं, अगर स्किल्ड वर्कर है तो उसको उतना मिलेगा, अगर सेमी स्किल्ड वर्कर है तो उसको उतना मिलेगा, अनस्किल्ड वर्कर है तो उसको उतना मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए पूरे रूल्स बना रखे हैं, कानून बना रखा है, तो हर किसी को फॉलो करना ही है, मैंडेटरी है। नहीं फॉलो करोगे तो फिर पेनल्टीज हैं, पनिशमेंट्स हैं, ये सब चीजें हैं। सो ये एक अच्छा स्टेप है। अब अगेन यहाँ पे भी सब आपको हर जगह पे लूप होल्स मिलेंगे। यहाँ पे भी लोग परेशान रहते हैं कि मिनिमम वेजेस इतनी कम कर रखी हैं कि उसमें लोग बहुत परेशान रहते हैं। फिर उसी की तरह नेक्स्ट है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा, एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में भी था ये। सो फार्मर्स को एक मिनिमम प्राइस मिलना ही चाहिए। तो फार्मर्स को एटलीस्ट उतना प्राइस मिलेगा तो वो एटलीस्ट पॉवर्टी में नहीं रहेंगे। उनको पता है कि उनको थोड़ा सा पैसा अगर लोग नहीं देंगे तो गवर्नमेंट से उनको मिल जाएगा। सो आपको एमएसपी का कॉन्सेप्ट पता ही है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जहां पर फार्मर्स को मिनिमम प्राइस गारंटी करा जाता है बाय गवर्नमेंट। और एक और कानून है दैट इज राइट टू एजुकेशन। तो इस तरीके गवर्नमेंट कानून बनाती रहती है और बनाने भी चाहिए और उनको ढंग से इंप्लीमेंट भी करना चाहिए टू इंश्योर कि हमारी पॉवर्टी देश में कम से कम हो। अभी भी बहुत ज्यादा पॉवर्टी है, 22% इज वेरी हाई। देन मेजर्स अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट टू रिमूव पॉवर्टी। यहाँ पर n नंबर ऑफ मेजर्स हैं, गवर्नमेंट हर साल कुछ ना कुछ मेजर्स लाती ही रहती है, स्कीम्स लाती ही रहती है। तो आप जितना इनको याद कर सके आप उतना याद कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 5 इंपॉर्टेंट स्कीम्स यहाँ पे दे रखी हैं। फर्स्ट स्कीम है पमरी, प्यार से इसको पमरी कह देते हैं, और इसकी फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। आपको इनकी फुल फॉर्म अच्छे से पता होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर को प्रधानमंत्री भी कह सकते हो, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ठीक है। और इन सब के आपको ईयर्स पता होने चाहिए और इसका आपको ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए बहुत बढ़िया तरीके से। सो पमरी आप नाम से ही क्लियर हो जाता है आपको, ये रोजगार देगी। रोजगार का मतलब होता है एम्प्लॉयमेंट। ये आई थी 1993 में और ये देती है, इट एम्स एट क्रिएटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन्स। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का मतलब वही हो गया कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलप करने में हेल्प करेंगे। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डेवलप करने में हेल्प यूजुअली ऐसे करी जाती है कि गवर्नमेंट लोन दे देती है इजीली, कमर्शियल बैंक्स के थ्रू लोन मिल जाते हैं लोगों को इजीली। तो उससे ऑटोमेटिकली वो छोटा मोटा बिजनेस कर पाएंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाएंगे, अपना काम खुद कर पाएंगे। अंडर दिस प्रोग्राम एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड, मतलब वो लोग जो अनएम्प्लॉयड है, एजुकेटेड भी हैं बट उनको काम नहीं मिल रहा, फ्रॉम लो इनकम फैमिलीज इन रूरल एंड अर्बन एरियाज कैन गेट फाइनेंशियल असिस्टेंस इन फॉर्म ऑफ बैंक लोन्स। यहां पर क्या होता था, उनको बैंक लोन्स मिल जाते थे इजीली। टू सेट अप एनी काइंड ऑफ एंटरप्राइज दैट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट, तो वो अपनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ओपन कर लेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिलेगी रूरल और अर्बन टाउन्स में उन लोगों को जो कि एजुकेटेड है और अनएम्प्लॉयड है।
नेक्स्ट तो आप इसी तरह से एक फुल फॉर्म याद रखिए, ईयर याद रखिए और उसका एक दो पॉइंट्स उसके अंदर से याद रखिए। जैसे यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी रूरल और स्मॉल टाउन्स में, और दूसरी चीज ये इसका दूसरा फीचर ये हो गया कि एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड लोगों को यहाँ पर काम मिलेगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाला। देन नेक्स्ट, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, SJSRY, ये आई थी 1997 में। और आपको ये याद रखना आसान भी, क्योंकि देखो नाम में आ रहा है इसके स्वर्ण जयंती। स्वर्ण जयंती का मतलब होता है 50 इयर्स, गोल्डन जुबली। तो ये 50 इयर्स, अब इंडिपेंडेंस कब मिली थी? 1947 में। तो उसके 50 इयर्स बाद कब होता है? 1997 में। तो आप ऐसे याद भी रख सकते हो, स्वर्ण जयंती मतलब 1997। स्वर्ण जयंती 1997, 50 इयर्स। शहरी, शहर मतलब अर्बन एरियाज, रोजगार मतलब एम्प्लॉयमेंट योजना स्कीम, SJSRY। ये एक अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है और अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, दोनों है इसमें। यहां पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और वेज एम्प्लॉयमेंट भी। वेज एम्प्लॉयमेंट मतलब आपको वेजेस देके कहीं आपको रखा जाएगा, आप खुद काम नहीं करोगे, आपको नौकरी पे रखा जाएगा। Are two special schemes of SJSRY initiated in 1997 December, which replaced various programs operated earlier. Programs और programs में actually programs operated earlier for urban and poverty alleviation. Programs operated earlier for urban poverty alleviation, मतलब अर्बन एरियाज में पॉवर्टी को हटाने के लिए ये स्कीम लाए गए थे और इस स्कीम ने पुरानी कई स्कीम्स को रिप्लेस करा। SJSRY mainly aims at creating एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर बोथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड वेज एम्प्लॉयमेंट। ये तो पूरी समरी हो गई जो हमने ऊपर पढ़ी है। तो इसमें आप फुल फॉर्म याद रखिए, ईयर याद रखिए और ये याद रखिए कि इसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी है और वेज एम्प्लॉयमेंट भी है। नेक्स्ट, SJRY संपूर्ण कंप्लीट ग्रामीण गांव विलेज रूरल एरियाज रोजगार एम्प्लॉयमेंट योजना। ये आई थी 2001 में। देखिए पहली स्कीम कब आई थी? 1993 में। उसके 4 साल बाद आ गई दूसरी स्कीम 1997 में और उसके 4 साल बाद 2001 में। तो ये 4 साल का गैप चल रहा है। मैंने सीक्वेंस उस तरह से रखी है, ऐसा नहीं है कि हर 4 साल बाद स्कीम आती है, बट यहां पर 4 साल बाद स्कीम्स आ रही हैं। ये आई थी सितंबर 2001 में। और द स्कीम्स ऑफ जवाहर ग्राम समृद्धि योजना SGSY and Employment Assurance Scheme EAS has been fully integrated with SGRY। मतलब ये जो दो स्कीम्स यहाँ पे गिवन है JGSY और EAS, इन दोनों को मिला दिया गया है SGRY में। ये आपको लर्न करना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन है नहीं इसमें। The scheme creates wage employment in rural areas एंड फूड सिक्योरिटी। यहाँ पे संपूर्ण है मतलब कंप्लीट, आपको गांव में कंप्लीट रोजगार मिलेगा, आपको वेज एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और साथ में आपको फूड सिक्योरिटी पे फोकस करा जाएगा। फूड सिक्योरिटी मतलब आपको वेयर हाउसेस बनवाए जाएंगे और इवन इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनवाया जाएगा। ड्यूरेबल कम्युनिटी सोशल एंड इकोनॉमिक एसेट्स का मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब यहाँ पे अच्छे से पूरी तरह से गांव को बढ़िया तरह से परिवर्तन आएगा गांव में। स्कीम का टारगेट ये था, एम ये था, एम्प्लॉयमेंट में मिलेगी, फूड सिक्योरिटी मिलेगी, साथ में ड्यूरेबल मतलब टिकाऊ कम्युनिटी, जो भी सोशल चीज है, जो भी सोसाइटी वाइज चीज है, सोशल और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, एजुकेशन, हेल्थ केयर सिस्टम, सब कुछ इसका एम था। इसमें दो स्कीम्स को इंटीग्रेट करा गया था, मर्ज करा गया था। नेक्स्ट, मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसको नरेगा भी कहते हैं, NREGA, इसको मनरेगा भी कहते हैं।
नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, और ये भी देखो ये 5 साल बाद 4 साल बाद उसके आ गया। 1993 में पहली स्कीम, 1997 में दूसरी स्कीम, 2001 में तीसरी स्कीम और 2005 में चौथी स्कीम। इसको नरेगा कहते हैं और ये आई थी एक्ट इसका पास हुआ था 2005 में, इसको लॉन्च करा गया 2006 में। यहां पर गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी टू एवरी हाउस होल्ड, गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट और 100 days in a year. Volunteer adults will be provided unskilled manual work for a minimum of 100 days in a year. 100 दिन, मतलब अप्रोक्सीमेटली 100 दिन 4 महीने से ऊपर हो जाते हैं, क्योंकि कुछ संडेज को भी इंक्लूड करेंगे तो साल में 4 से 5 महीने का काम आपको दिया जाएगा, 4 महीने के आसपास। और हाँ, इतना तो मिनिमम आपको मिलेगा ही मिलेगा काम। नेक्स्ट SGSY, यहां पर क्या है, स्वर्ण जयंती के बीच में स्पेस नहीं है। स्वर्ण जयंती एक वर्ड है, SG ग्राम स्वरोजगार योजना। अब यहाँ पे स्वर्ण जयंती आ रहा है, बट ये ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट 50 ईयर्स के बाद आई थी, ये 52 ईयर्स के बाद आई थी 1 अप्रैल 1999, अप्रैल 1 1999। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वरोजगार वही होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ग्राम मतलब ग्रामीण जो रूरल एरियाज हैं। स्वर्ण जयंती 50 ईयर्स के थोड़ा सा बाद। सो ये भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है, क्योंकि नाम में ही आ रहा है स्वरोजगार। as a result of restructuring and combining earlier poverty eradication programs, इन्होंने कई सारे इरेडिकेशन प्रोग्राम्स को रीस्ट्रक्चर करा, चेंज करा और मिक्स कर दिया, कंबाइन कर दिया, जैसे IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, DWCRA डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज एटसेट्रा। तो इन प्रोग्राम्स को चेंज करा गया, इनको मर्ज करके इस प्रोग्राम में इस स्कीम में डाला गया, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इसका गोल क्या है, ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, तो ये माइक्रो एंटरप्राइज को प्रमोट करेगी, स्मॉल एंटरप्राइजेस जो होती हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, एंड टू ब्रिंग असिस्टेड पुअर फैमिलीज, स्वरोजगारीज जो अपना काम खुद कर रहे हैं, अबव पॉवर्टी लाइन। तो जो भी इनमें काम करेंगे उनको पॉवर्टी लाइन के ऊपर लाया जाएगा बाय ऑर्गेनाइजिंग देम इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वही हो गए, उनको एक तरीके से कोऑपरेटिव टाइप का काम हो गया, मिलके सब एक साथ काम करेंगे। तो ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ईयर तो आपको याद रखना ही है, ये तो बेसिक बात होती है। ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम है, इसमें कई सारी स्कीम्स को मर्ज करा गया है, और यहाँ पर इसका टारगेट क्या है, इसका टारगेट है माइक्रो एंटरप्राइजेस बनाना, प्रमोट करना और उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज करना। तो आप ऐसे ना हर किसी में पॉइंट्स बना सकते हो, मनरेगा में पॉइंट बना सकते हो, ये इसके फुल फॉर्म और ईयर तो आपको याद रखना ही है। 2005 में इसका एक्ट पास हुआ था, 2006 में एप्लीकेबल हुई। यहाँ पर इसमें एक ही मेन बात बनती है कि गारंटीड वेजेस देगी, और दूसरी बात ये कह सकते हैं कि मिनिमम 100 डेज, अनस्किल्ड मैनुअल वर्क है। फिर इसी तरीके से आप ऊपर भी पॉइंट्स बना लीजिए। थर्ड वाले में देखते हैं, इसका नाम, इसका ईयर आपको याद होने चाहिए। 2 स्कीम्स को मिला के इसमें लाया गया है। पहली बात याद रखिए, वेज एम्प्लॉयमेंट और रूरल वेज एम्प्लॉयमेंट, फूड सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 3 चीजें ये स्कीम लाई, क्योंकि संपूर्ण है ना, कंप्लीट है ये। देन SJSRY फुल फॉर्म, ईयर याद रखना है। इसमें है कि ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है और ये वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम भी है, और कई सारी स्कीम्स को इसमें मर्ज करके बनाया गया है, आप ये याद रख सकते हो। ठीक है, और इसमें कुछ खास है नहीं। ठीक है, और फिर है पमरी। पमरी में भी फुल फॉर्म, इसका ईयर, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड, और यहाँ पे गवर्नमेंट बैंक लोन्स के थ्रू असिस्ट करेगी, बैंक या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है नाबार्ड, ये बैंक लोन्स देंगे। तो ये थी स्कीम्स। अब स्कीम्स में गाइस लिस्ट एंडलेस है, अगर आप कोई और स्कीम भी पढ़ना चाहते हो, खुद अपने नोट्स बनाओ, लिखते जाओ तुम जितनी स्कीम्स करना चाहते हो। इसमें तुम्हें बुक में 25-30 स्कीम्स भी मिल सकती हैं किन्हीं किन्हीं बुक्स में, तो तुम जितनी स्कीम्स पढ़ना चाहते हो उतनी स्कीम पढ़ सकते हो। ये 5 सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं। देन मेजरिंग द नंबर ऑफ पुअर,
जो सबसे सिंपल तरीका है पुअर पीपल को मेजर करने का वो है हेड काउंट रेशियो, उसको हम लोग पॉवर्टी इंसिडेंस रेशियो भी कहते हैं। इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन बाय टोटल पॉपुलेशन। जैसे इंडिया की टोटल पॉपुलेशन है 121 करोड़, तो टोटल पॉपुलेशन को हम रख देंगे डिनोमिनेटर में, और इंडिया में पुअर पीपल है 27 करोड़, तो 27 करोड़ पुअर पीपल है आउट ऑफ 121 करोड़, तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा 22% के आसपास ही आएगा। तो इस तरह से हम लोग हेड काउंट रेशियो निकालते हैं, इसको कहते हैं हेड काउंट रेशियो। हम बेसिकली हेड्स काउंट कर रहे हैं कि कितने लोग गरीब हैं, हेड्स काउंट कर रहे हैं। इसको पॉवर्टी इंसिडेंस रेशियो भी कहते हैं। जो ये रेशियो है दिस इज पॉवर्टी इंसिडेंस रेशियो। इंडिया का पॉवर्टी इंसिडेंस रेशियो है 22%। नाउ लास्ट और बहुत ही सिंपल पॉइंट टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पुअर पीपल। पुअर पीपल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सिंपल सी चीज है ये, हंगर, स्टारवेशन, मैल न्यूट्रिशन, उनको ठीक खाना नहीं मिलता है, भूखमरी वाली प्रॉब्लम रहती है, पुअर हेल्थ, हेल्थ केयर, उनकी हेल्थ ठीक नहीं रहती है क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं अच्छे हॉस्पिटल्स या सब चीज़ें, लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, उनको एजुकेशन अच्छी नहीं होती है और उनकी स्किल्स डेवलप नहीं होती हैं, तो उनको इसलिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं मिलती हैं। ठीक है। देन डेट ट्रैप का मतलब होता है कर्जे में फंस जाना। तो वो पुअर पीपल जो होते हैं वो यूजुअली कर्जे में फंस जाते हैं क्योंकि उनको लोन लेना पड़ता है। सो कर्जे में फंस जाते हैं और वो दे बोरो लार्ज अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम मनी लेंडर्स हु चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। उनकी फैमिलीज बिगर फैमिलीज होती हैं क्योंकि उनको लगता है कि जितने ज़्यादा बच्चे उतनी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, सब बच्चे काम करेंगे, बट ऐसा होता नहीं है। तो पुअर फैमिलीज आर बिगर इन साइज, जिससे उनकी कंडीशन और ख़राब हो जाती है। तो ये तो सिंपल था, इसमें कुछ खास कंफ्यूजन होगी नहीं। कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पुअर पीपल की। नाउ इसमें कुछ चीज़ जो आपको याद रखनी चाहिए वो है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, और एब्सोल्यूट पॉवर्टी में जो दोनों क्राइटेरिया हैं उनकी जो लिमिट्स हैं आपको याद रखनी चाहिए। 2400, 2100, 816 और ये है ₹1000। तो ये आपको याद रखना है, ये चारों चीज़ें, ये इंपॉर्टेंट है। फिर इंडिया शेयर इन नेशनल इनकम ऑफ बॉटम 20% पीपल। तो इंडिया का जो बॉटम 20% पीपल हैं वो उनकी जो टोटल इनकम है पूरे देश की इनकम के कंपैरिजन में वो है सिर्फ 8.1%। ये इनइक्वालिटी शो करता है। इंडिया के बॉटम 20% पीपल सिर्फ 8.1% इनकम कमा रहे हैं पूरे देश की इनकम का। ठीक है, तो ये चीज ठीक नहीं है। और इंडिया शेयर इन नेशनल इनकम ऑफ टॉप 20% पीपल, इंडिया में टॉप 20% पीपल पूरे देश का 45% के आसपास कमाते हैं। तो अराउंड आधी इनकम तो टॉप 20% की है। तो इनइक्वालिटी शो करता है ना भाई, बॉटम 20% सिर्फ 8% कमा रहे हैं, टॉप 20% 45% कमा रहे हैं। तो ये चीज गलत है। ये परसेंटेज ऑफ पुअर पीपल इन इंडिया आज के टाइम पे 21.9% लोग पुअर हैं इंडिया में। ये 2011-12 की बात है एक्चुअली, जो लेटेस्ट डेटा है जो आपको याद रखना है। और इसका जो अमाउंट बनता है वो है 27 करोड़ पीपल, 27 करोड़ लोग पुअर हैं। 27 करोड़ लोग मिलकर 21.9% बनते हैं पूरे देश का। फिर 1980 में देखा जाए, 1980 में तो 48% लोग पुअर थे इंडिया में, 48%, और इनका नंबर कितना था 33 करोड़। अब ऐसा मत सोचना कि अगर 27 करोड़ 21.9% है तो 48% तो बहुत ज्यादा होना चाहिए था। ये भी तो देखना है ना कितनी पॉपुलेशन पर। उस समय पॉपुलेशन अराउंड 70 करोड़ थी, तो 70 करोड़ में 33 करोड़ 48% बन जाता है। अभी पॉपुलेशन 121 करोड़ है, तो 121 करोड़ 27 करोड़ आउट ऑफ 121 करोड़ इज अराउंड 22%। नेक्स्ट, डैश परसेंट ऑफ वर्ल्ड्स पुअर लिव इन इंडिया, 50%, ये भी हमने कर लिया है।